देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 11 मार्च दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। देश में जारी एसआईआर के बीच प्रमुख विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा उपनेता शताब्दी राय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में यह मुद्दा उठाया। शताब्दी राय ने जोर दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 मार्च से मतदाता सूची से नाम काटने के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, जो एसआईआर के दौरान हुआ। तृणमूल कांग्रेस इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रही है, जबकि अन्य विपक्षी नेता इससे सहमत हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके पास दोनों सदनों में आवश्यक संख्या मौजूद है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग से हटाया जा सकता है, जिसमें दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा के लिए 100 और राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाले अपने पहले आदेश में 32 वर्षीय व्यक्ति के कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की अनुमति दे दी है, जो 12 सालों से अधिक समय से कोमा में हैं। अदालत ने गाजियाबाद के हरीश राणा के परिवार की याचिका स्वीकार करते हुए उनके जीवन रक्षक मेडिकल सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति दी। कोमा में हैं और कृत्रिम पोषण के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं थी। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, जब कोई मरीज स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में ना हो तो उसके करीबी परिजन उसके सर्वोत्तम हित में फैसले ले सकते हैं। अदालत ने अपने 2018 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जीवन और मृत्यु के बीच मानव गरिमा का सम्मान किया जाना जरूरी है। उधर एनसीईआरटी के कक्षा 8 के किताब में विवादास्पद अध्याय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 सप्ताह के भीतर विशेषज्ञों की समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में कानूनी अध्याय से संबंधित पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि उसके आदेश का उद्देश्य न्यायपालिका के संस्थागत कार्यों पर स्वास्थ्य और वस्तुनिष्ठ आलोचना को रोकना नहीं है। यह मामला एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अंशों को लेकर स्वतः संज्ञान के तहत सुना जा रहा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच देश के कई शहरों में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से लोग एहतियातन अतिरिक्त सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जिससे कई जगहों पर अचानक मांग बढ़ गई है। इधर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान को अस्थायी रूप से बंद करने का नोटिस भी लगा दिया है। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता के कारण फिलहाल सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो रहा है। हालांकि राज्य सरकारों और प्रशासन का दावा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि वे घबराहट में अतिरिक्त सिलेंडर न खरीदें। गौरतलब है कि कतर ने 4 मार्च से भारत को गैस आपूर्ति पूरी तरह रोक दी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सिर्फ एलपीजी और पीएनजी का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश कंपनियों को दिए हैं। साथ ही कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर अब भारत के पड़ोसी पाकिस्तान तक पहुंच गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में हालिया हमलों के बाद तेल भंडार और रिफाइनरी में लगी आग से उठा घना धुआं पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान मौसम विभाग ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तून के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका जताई है। वहीं इसके भारत पहुंचने की आशंकाओं के बीच बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के विशेषज्ञों ने साफ किया कि अभी यह धुआं लगभग 500 किलोमीटर तक ही पहुंचा है और फिलहाल इसके भारत की हवा को प्रभावित करने की संभावना कम है। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। खबरों के अनुसार मयूरी नारी नामक यह जहाज थाईलैंड का था और गुजरात की ओर जा रहा था। ओमान के उत्तरी तट से करीब 11 नॉटिकल मील दूर एक प्रोजेक्टाइल से हुए हमले के बाद
जहाज में आग लग गई। जहाज पर सवार 23 में से 20 क्रू मेंबर को ओमान की नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया है, जबकि 3 सदस्य अभी भी जहाज पर मौजूद हैं। इस हमले की जांच जारी है और अभी तक किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और अब खबर शेयर बाजार से। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1342 अंक गिरकर 76,863 पर और निफ्टी 394 अंक गिरकर 23,866 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी से बाजार पर दबाव बना रहा। वहीं रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरकर 92.01 पर बंद हुआ। गौरतलब है कि कल यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही शेयर बाजार में करीब 3% की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई थी। आज भी 1.5% से अधिक की गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुए हैं। और आखिर में जरा हट के में जानिए, जब ईरान में इस वक्त बंद है इंटरनेट, तो वहां के बैंक कैसे कर रहे हैं कामकाज। हलाल इंटरनेट कैसे बना अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन। अमेरिका इजराइल के साझा हमलों के बाद से ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। वहां लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट पहले भी इसी साल 8 जनवरी को तब बंद किया गया था जब इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। लगभग 31 दिनों बाद इसे फिर शुरू किया गया, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान सरकार ने इंटरनेट दोबारा पूरी तरह बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए ईरान ने अपने हलाल इंटरनेट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है। हलाल इंटरनेट दरअसल ईरान का नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी NIN है। इसमें देश के बैंक, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों का डेटा विदेशी सर्वरों की बजाय ईरान के अंदर मौजूद डेटा सेंटरों में रखा गया है। इस नेटवर्क में केवल वही वेबसाइट और सेवाएं चलती हैं जिन्हें सरकार सुरक्षित या मंजूर मानती है। फिलहाल ईरान में इसी नेटवर्क के जरिए स्थानीय फोन कॉल, सीमित मैसेजिंग और बैंकिंग सेवाएं चल रही हैं। लोग ATM से पैसे निकाल पा रहे हैं और दुकानों पर कार्ड से भुगतान भी हो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कॉल, सोशल मीडिया और विदेशी वेबसाइटों तक पहुंच बंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।